तो स्वागत है फिर से आप सभी का स्टडी विद रोहित के अंदर। आज यहाँ पे जो है अपन एक नई क्वेश्चन सीरीज जो है मतलब जो अपन टॉपिक के ऊपर जो क्लासेस ले रहे हैं वो साइड बाय साइड लेते रहेंगे। बट साइड में जो है अपन एक क्वेश्चन सीरीज भी चला रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो है नर्सिंग के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो बहुत सारे वेरियस एग्जाम के अंदर जो है पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक सीरीज शुरू करें जिसका मैंने नाम रखा है नर्सिंग रिकॉल करके। ठीक है, तो उसके अंदर अपन कुछ क्वेश्चंस को जो है वो रेगुलर डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है वो है व्हेन परफॉर्मिंग द सीपीआर। ठीक है, जब अपन सीपीआर परफॉर्म करते हैं, व्हेन परफॉर्मिंग द सीपीआर व्हाट शुड बी द चेस्ट व्हाट शुड बी द चेस्ट कंप्रेशन रेट पर मिनट इन एडल्ट। जब आप किसी भी एडल्ट के अंदर जो है एडल्ट के अंदर जब जो है सीपीआर परफॉर्म कर रहे हो, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिकेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, तो चेस्ट कंप्रेशन रेट जो है वो पर मिनट के हिसाब से कितनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका 60 to 80, ऑप्शन बी है 80 to 100, ऑप्शन सी 100 to 120 और ऑप्शन डी है 120 to 140। ठीक है, तो जनरली जो है आप सभी को पता होगा कि नॉर्मली जो कंप्रेशन रेट जो होती है एडल्ट के अंदर, ठीक है, पर मिनट के हिसाब से वो होती है 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट। 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट के हिसाब से होते हैं। ठीक है, सीपीआर क्या होता है? कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिकेशन होता है, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन होता है। ठीक है, जिसके अंदर जो है करंट में जो है करंट में जो है करंट में जो है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है उसने एक जो है गाइडलाइन दी थी। ठीक है, तो वो कौन सी गाइडलाइन थी? वो थी अपने जो है सी ए बी है। अभी करंट में अपन को सी ए बी फॉलो करना होता है, जिसमें सबसे पहले जो है आपको जो है सर्कुलेशन चेक करना होता है, उसके बाद एयरवे चेक करना होता है, देन आपको ब्रीथिंग चेक करनी होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक एडल्ट मेल के अंदर जो है वो कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो कितना होता है। तो एडल्ट मेल के अंदर जो है वो कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो होता है 30:2 होता है, 30:2 होता है, जहाँ पे जो है आपको 30 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन देने होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है कि ये जो 30:2 जो आप जो कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो होता है ये आपको कितने टाइम के अंदर पूरा करना होता है। ठीक है, तो विथ इन 2 मिनट के अंदर जो है आपको 5 साइकिल कंप्लीट करने होते हैं। 2 मिनट के अंदर आपको 5 साइकिल करने होते हैं, मतलब 30:2 के जो है 2 मिनट के अंदर आपको 5 साइकिल जो है वो कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट एडल्ट के अंदर, तो एडल्ट के अंदर बात करूँ तो एडल्ट के अंदर कौन सी पल्स चेक की जाती है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं एडल्ट के अंदर, ठीक है, तो एडल्ट के अंदर कौन सी पल्स चेक की जाती है? तो एडल्ट के अंदर जो वो कैरोटिड पल्स चेक की जाती है। ठीक है, एडल्ट के अंदर कौन सी पल्स चेक की जाती है? कैरोटिड पल्स चेक की जाती है। कौन सी? कैरोटिड पल्स चेक की जाती है। ठीक है, जो कि गर्दन के यहाँ पे होती है, कैरोटिड पल्स चेक की जाती है। ठीक है, कितने टाइम तक चेक करनी है आपको? 5 to 10 सेकंड के लिए आपको चेक करनी होती है, 5 to 10 सेकंड के लिए आपको चेक करनी होती है। ठीक है, तो ये सीपीआर के साथ साथ जो है वो एडल्ट से रिगार्डिंग जो है कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हेन व्हेन वुड फेल टू हील व्हेन वुंड। ठीक है, ये आपका वुंड हीलिंग से क्वेश्चन है। ये जितने भी मैं आपके क्वेश्चन बता रहा हूँ ये नर्सिंग कंपटीशन के हिसाब से जो है सारे क्वेश्चन जो है ये जो जितने भी टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उनसे क्वेश्चन लिए गए। ठीक है, तो नेक्स्ट है व्हेन वुंड फेल टू हील प्रॉपरली। जब वुंड जो होता है, व्हेन वुंड फेल्स, जब फेल हो जाता है, हील प्रॉपरली, कॉमा, लेयर्स ऑफ द स्किन एंड टिश्यू में सेपरेट, व्हाट इट कॉल्ड। ठीक है, तो जब जो है वुंड हीलिंग जो है वो फेल हो जाती है और जो स्किन की जो लेयर होती है वो उसके टिश्यू है, स्किन की लेयर और टिश्यू जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो अपना ऑप्शन है फिस्टुला, क्या उसको फिस्टुला कहते हैं? ऑप्शन बी है फीसर, क्या उसको फीसर कहते हैं? ऑप्शन सी है एविसरेशन, क्या उसको एविसरेशन कहते हैं? या ऑप्शन डी है डेइसेंस, क्या उसको डेइसेंस कहते हैं? ठीक है, तो देखिए पहले समझते हैं कि फिस्टुला क्या होता है। सबसे पहले फिस्टुला क्या होता है? तो फिस्टुला क्या होता है? अबनॉर्मल और आर्टिफिशियल ओपनिंग बिटवीन टू ऑर्गन। ठीक है, टू ऑर्गन और
ब्लड वेसल्स भी बोल सकते हैं, ब्लड ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो एबनॉर्मल और आर्टिफिशियल ओपनिंग बिटवीन द टू ऑर्गन और द ब्लड वेसल्स, उसको अपन क्या बोलते हैं, फिस्टुला बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, फिस्टुला बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे फिस्टुला, तो जैसे फिस्टुला का देखो, फिस्टुला का एक एग्जांपल लेते हैं अपन। ठीक है, जैसे होता है रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला होता है, ठीक है, नॉर्मल रेक्टम और वेजाइना के बीच। इसके अलावा फिस्टुला जो है, जब किसी भी पर्सन के अंदर डायलिसिस चलते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर उसकी आर्टरी और वेंस को जोड़ दिया जाता है, तो वो भी फिस्टुला का जो है आर्टिफिशियल फॉर्मेशन किया जाता है, उसको भी अपन फिस्टुला बोलते हैं। नेक्स्ट है फीसर। फीसर क्या होता है, ठीक है, तो फीसर का मतलब क्या होता है कि टीयरिंग ऑफ स्किन। ठीक है, टीयरिंग ऑफ स्किन, स्किन का फटना, टीयरिंग ऑफ स्किन, उसको अपन क्या बोलते हैं, फिशर बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर एनाल एनाल कैनाल की स्किन अगर टीयर हो जाए तो उसको एनाल फिशर बोलते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल जैसे किसी इंसान की चमड़ी जो है वो कट फट जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फिशर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एविसरेशन। एविसरेशन क्या होता है, ठीक है, तो एविसरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, एविसरेशन का मतलब होता है प्रोट्रूजन ऑफ एनी organ through through skin layer, through skin layer, protrusion of any organ through skin layer। ठीक है, मतलब किसी भी ऑर्गन का जो है वो जहाँ वुंड हीलिंग चल रही होती है वहाँ की स्किन का फट के, वहाँ के सूचर का टूट के किसी भी ऑर्गन का जो है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूजन हो जाना, उसको अपन क्या बोलते हैं, एविसरेशन बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, एविसरेशन बोलते हैं। तो डेइसेंस क्या होता है, ठीक है, तो डेइसेंस का मतलब क्या होता है, डेइसेंस का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ, सेपरेशन ऑफ हीलिंग वुंड और स्किन, या ओपनिंग ऑफ सूचर भी बोल सकते हैं इसको, ओपनिंग ऑफ सूचर। तो यहाँ पे यही तो बताया गया कि फेल टू हील प्रॉपरली लेयर ऑफ द स्किन एंड द टिश्यू में सेपरेट, उसको अपन क्या बोलते हैं, डेहिसेंस बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, डेइस, सेपरेशन ऑफ द हीलिंग वुंड और द स्किन, या फिर ओपनिंग ऑफ द ओपनिंग ऑफ द सर्जिकल साइट, सर्जिकल साइट के जो है वो सूचर खुल के उसकी ओपनिंग हो जाता, और उसी ओपनिंग होने के बाद जो है ऑर्गन का प्रोट्रूज हो जाना, एक्सक्रिएट हो जाना या एक्सपेल आउट हो जाना एविसरेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो अपने अपने जो है क्वेश्चन का आंसर कौन सा था, वो था डेइसेंस। कौन सा था, डेइसेंस। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, ये देखो एविसरेशन और ये था डेहिसेंस। ठीक है, तो देखो ये स्किन लेयर का अलग हो जाना, स्किन लेयर का ओपन हो जाना, ठीक है, नॉर्मल ये डेहिसेंस कहलाता है। ठीक है, और ये होता है एविसरेशन, ये होता है एविसरेशन। एविसरेशन के अंदर क्या होता है कि स्किन लेयर या सूचर का अलग होने के बाद जो है अंदर के ऑर्गन का जो है वो पूरा प्रोट्रूज होकर बाहर आ जाना, उसको अपन क्या बोलते हैं, एविसरेशन। तो याद रखने का तरीका ई से याद रखो, ई एक्सक्रिएट, एक्सक्रिएट, या क्या बोल सकते हैं इसको, एक्सपल्सन, एक्सपल्जन। और डी से याद रखो डायलेट, डी से याद रखो डायलेट हो जाना, ठीक है, सेपरेट हो जाना, डायलेट हो जाना, एक्सक्रेट या एक्सपल्जन हो जाना एविसरेशन कहलाता है। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज़ जो है आपको अच्छे से समझ में आएगी आई होगी, और दोनों में जो है आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि एविसरेशन क्या होता है और डेइसेंस क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इससे जुड़े कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला सवाल, ठीक है, कि जब किसी भी पर्सन के अंदर जो है वुंड डेइसेंस या वुंड एविसरेशन देखा जाता है, ठीक है, तो आप उस पेशेंट को कौन सी पोजीशन के अंदर सुलाएंगे, तो पोजीशन कौन सी होती है, सेमी फोवलर विथ नी बैंड पोजीशन, नी बैंड पोजीशन, सेमी फोल्डर विद द नी बैंड, यानी कि ये अगर एक बेड है, ये सेमी फोल्डर, सेमी फोल्डर जो होती है जहाँ पे अपन 15 से 30 डिग्री बेड को उठा के रखते हैं, 15 से 30 डिग्री अपन बेड को एलिवेट रखते हैं। ठीक है, 15 से 30 डिग्री अपन जो है वो बेड को एलिवेट रखते हैं। ठीक है, 15 से 30 डिग्री अपन बेड को क्या करते हैं, एलिवेट रखते हैं, ये सेमी फोल्डर पोजीशन है। तो यहाँ जो बंदा लेटा हुआ है, ठीक है, यहाँ जो बंदा लेटा हुआ है उसको अपन क्या करना है,
अगर यहाँ पे उसका हो गया है तो अपन उसके पैरों को क्या करेंगे, नी को बेंड करवाएंगे, नी को बेंड करवाएंगे और बेड को थोड़ा उठा के रखेंगे। ये होती है सेमी पोलर पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन आपको कौन सी देनी है, सेमी पोलर विद द नी बेंड पोजीशन देनी है। अगर किसी भी पर्सन के अंदर जब वुंड एविसरेशन और वुंड डाइसेंस देखा जाए तो पहली प्रायोरिटी क्या होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी या फर्स्ट नर्सिंग एक्शन। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, और फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी या फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी या फर्स्ट नर्सिंग एक्शन जो होता है वो क्या होगा। ठीक है, तो कवर करना, आपको क्या करना है, कवर द एरिया, कवर द एरिया। ये जो एरिया होता है इस एरिया को कवर करना है, ये जो एरिया होता है इस एरिया को कवर करना है। कवर द एरिया विथ नॉर्मल सलाइन डीप गॉज। जो नॉर्मल सलाइन डीप जो गॉज पीस होता है उसके साथ उस एरिया को क्या करना है, कवर करना है। क्यों कवर करना है, क्योंकि ये एरिया ड्राई नहीं हो जाए, ये एरिया ड्राई होकर यहाँ पे इन्फेक्शन और टीयरिंग और नहीं बढ़ जाए, इसलिए क्या करना है, कवर द एरिया विद द नॉर्मल सलाइन डीप गॉज के साथ आप उस एरिया को, आपको उस एरिया को क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, और क्या करना है, हमेशा ऑलवेज एडवाइज, ऑलवेज एडवाइज a patient to apply pillow on suture site during sneezing or coughing to prevent wound evisceration और wound dehiscence, वुंड एविसरेशन और वुंड डेहिसेंस। ठीक है, तो आई होप आपको जो है वुंड एविसरेशन और वुंड डेहिसेंस जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट, विच पोजिशन इज मोस्टली रिकमेंडेड फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन। रेक्टल एग्जामिनेशन के अंदर जो है मोस्ट रिकमेंडेड पोजिशन कौन सी होती है। ठीक है, रेक्टल एग्जामिनेशन के अंदर जो है वो मोस्ट रिकमेंडेड पोजिशन कौन सी होती है। तो फर्स्ट कह रहा है लिथोटोमी पोजिशन। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है लिथोटोमी पोजिशन, ऑप्शन बी कह रहा है अब उसको प्रॉन पोजिशन दो, ऑप्शन सी कह रहा है डोर्सल रिकमेंडेड पोजिशन दो, और ऑप्शन डी कह रहा है सिम्स पोजिशन दो। ठीक है, तो चारों ही पोजिशन को अपन अच्छे से समझते हैं। पहला आती है लिथोटोमी पोजिशन, पहला आती है लिथोटोमी पोजिशन। ठीक है, यहाँ समझते हैं, पहला आती है लिथोटोमी। लिथोटोमी, ठीक है, लिथोटोमी पोजिशन। तो लिथोटोमी के अंदर क्या करते हैं, ठीक है, पेशेंट जो होता है वो लाइंग ऑन टेबल और उसके जो लेग होते हैं, ठीक है, लेग जो होते हैं वो एबडक्टेड या फिर लेग एलिवेटेड होते हैं। लेग सॉरी, पेशेंट लाइंग ऑन टेबल, पेशेंट टेबल पे सो रहा है और उसके लेग जो होते हैं वो एलिवेटेड होते हैं, ऊपर की साइड में क्या होता है, एलिवेटेड होते हैं। कैसे, जैसे ये कोई पेशेंट सो रहा है टेबल पे और इसके दोनों जो पैर होते हैं वो इस टाइप से जो है एलिवेटेड होते हैं, इस टाइप से एलिवेटेड, और ऊपर की साइड में क्या किया होता है, हैंग किए होते हैं। इसको अपन बोलते हैं लिथोटोमी पोजीशन। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, डिलीवरी पोजीशन भी बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, डिलीवरी पोजीशन भी बोलते हैं, लिथोटोमी पोजीशन बोलते हैं, डिलीवरी पोजीशन भी बोलते हैं। ठीक है, कहाँ यूज होती है, ठीक है, तो ये यूज होती है वजाइनल एग्जामिनेशन में। और कब यूज होती है, ज्यूरिंग डिलीवरी में यूज होती है, और DNC एंड DNE में यूज होती है, डायलिटेशन एंड इवाक्वेशन और डायलिटेशन एंड क्यूरेटिव में यूज होती है,
और रेक्टल सर्जरीज के अंदर यूज होती है। रेक्टल एग्जामिनेशन नहीं, रेक्टल सर्जरीज, जैसे हेमरेक्टोमी। हेमरेक्टोमी में यूज होती है, ठीक है, टू ट्रीट एनाल फीचर, टू ट्रीट एनल फीचर। एनाल फीचर को ट्रीट करने में यूज़ होती है, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट में या उसकी सर्जरीज के अंदर यूज़ होती है। और कब यूज़ होती है, ठीक है, पेप स्मेयर के एग्जामिनेशन में यूज़ होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के अंदर जो है लिथोटॉमी पोजीशन क्या की जाती है, यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गई लिथोटॉमी पोजीशन। तो इसमें तो कई रेक्टल एग्जामिनेशन नहीं आया, तो जब रेक्टल एग्जामिनेशन नहीं आया मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। सेकंड आती प्रॉन पोजीशन, ठीक है। तो प्रॉन पोजीशन के अंदर क्या होता है, पर्सन जो है लाइंग ऑन बेड, बेड के ऊपर सोता है, ठीक है, यानी कि पर्सन जो है वो लाइंग ऑन बेड, बेड के ऊपर सो रहा है, ठीक है, बट पेट के बल सो रहा होता है। किसके बल सो रहा होता है, पेट के बल, बैक के बल नहीं, पेट के बल, यानी कि पर्सन जो है वो उल्टा सो रहा होता है। उल्टा सोने को अपन क्या बोलते हैं, प्रॉन पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रॉन पोजीशन कब यूज की जाती है, तो प्रॉन पोजीशन क्या होता है, अगर आपको जो है पर्सन के किसी भी जो है बैक एरिया का एग्जामिनेशन करना हो, ठीक है, बैक एरिया का एग्जामिनेशन करना हो, या फिर क्या करनी हो आपको, आपको जो है अपन बोल सकते हैं रीनल बायोप्सी करनी हो, रीनल बायोप्सी करनी हो, या पीछे जो है बैक का जो एरिया होता है उसका एग्जामिनेशन करना होता है, तो प्रॉन पोजीशन यूज़ की जाती है। तो ये तो रेक्टल एग्जामिनेशन तो नहीं आया, तो नहीं आया, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट आती है डोर्सल रिकमेंडेंट पोजीशन, ठीक है, डोर्सल रिकमेंडेंट पोजीशन। इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट जो है वो सीधा लाइन कर रहा है और उसकी नी क्या होती है, बैंड होती है। ये सीधा पर्सन सो रहा है और इसके नी जो होते हैं वो बैंड होते हैं, नी ऐसे बैंड होते हैं, ठीक है। पर्सन एकदम सीधा सो रहा है और नी क्या होता है, बैंड होते हैं, ठीक है। तो ये कब यूज़ होती है, तो ये मोस्टली यूज़ होती है, मोस्टली कब यूज़ होती है, ये भी एक क्वेश्चन है, मोस्टली ये यूज़ होती है फीमेल कैथेट्राइजेशन में, कैथे फीमेल कैथेट्राइजेशन में यूज़ होती है। कब यूज़ होती है, फीमेल कैथेट्राइजेशन में यूज़ होती है, तो ये भी नहीं है। अब आई सिम्स पोजिशन, नेक्स्ट कौन सी आई अपना लास्ट, सिम्स पोजिशन। तो डी आती है सिम्स पोजिशन। सिम्स पोजिशन क्या होती है, सिम्स सिम्स पोजीशन। तो सिम्स पोजीशन क्या होती है, ठीक है, पोजीशन इन बिटवीन, पोजीशन इन बिटवीन प्रॉन एंड साइड लाइन, प्रॉन एंड साइड लाइन, जिसमें मतलब इंसान पूरा उल्टा भी नहीं सो रहा है और पूरा मतलब साइड लाइन भी नहीं सो रहा है, उसको अपन बोलते हैं सिम्स पोजीशन। कैसी पोजीशन होती है कि ये एक पर्सन सो रहा है, ठीक है, जिसका एक हाथ ऐसे आगे होगा, एक हाथ ऐसे पीछे होगा, और जो हाथ आगे वही वाला पैर पीछे, और एक पैर ऐसे, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं, सॉरी, एक पैर ऐसे सीधा नीचे होगा, ये सिम्स पोजीशन होती है। इसको अपन क्या, कौन सी पोजीशन बोलते हैं, सिम्स पोजीशन बोलते हैं। तो ये कब कब यूज़ होती है, ठीक है, सिम्स पोजीशन कब यूज़ होगी, तो सिम्स पोजीशन रेक्टल एग्जामिनेशन में सबसे पहला मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है, और पोस्ट एनेस्थीसिया रिकवरी में, पोस्ट एनेस्थीसिया रिकवरी में यूज़ होती है। तो रेक्टल एग्जामिनेशन में यूज़ होती है, तो हाँ मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है, ठीक है। तो ये एम्स रायपुर का क्वेश्चन भी है। तो कौन सी पोजीशन देंगे अपन रेक्टल एग्जामिनेशन में, सिम्स पोजीशन। कौन सी पोजीशन देंगे, सिम्स पोजीशन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट जो है वो चौथा क्वेश्चन है, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इन ए टिश्यू इज कॉल्ड, ठीक है, किसी भी टिश्यू के अंदर जो है नंबर ऑफ सेल का जो है वो बढ़ना क्या कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है क्या वो हाइपरट्रॉपी होता है, ऑप्शन बी कह रहा है क्या वो हाइपरप्लेसिया होता है, ऑप्शन सी कह रहा है क्या वो अप्लेसिया होता है, ऑप्शन डी कह रहा है क्या वो हाइपोप्लेसिया होता है, ठीक है। तो चार ऑप्शन है अपने मुंह के आगे यहाँ पे। तो फर्स्ट जो है हाइपरट्रॉपी, ठीक है। तो हाइपरट्रॉपी का क्या होता है,
इंक्रीज साइज ऑफ सेल इन अ टिश्यू। ठीक है, इंक्रीज साइज ऑफ सेल, किसी भी टिश्यू के अंदर जो है सेल की साइज का बढ़ना क्या कहलाता है? हाइपरट्रॉपी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इन अ टिश्यू। किसी भी जो सेल के अंदर जो है सॉरी, किसी भी जो है टिश्यू के अंदर जो है, किसी भी टिश्यू के अंदर जो है नंबर ऑफ सेल का बढ़ना, किसी भी टिश्यू के अंदर जो है वो नंबर ऑफ सेल का बढ़ना हाइपरप्लेसिया कहलाता है। किसी भी टिश्यू के अंदर जो है वो नंबर ऑफ सेल का बढ़ना हाइपरप्लेसिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अप्लेसिया। नेक्स्ट क्या आता है? अप्लेसिया। ठीक है, तो अप्लेसिया का मतलब क्या होता है यहाँ पे? इसका मतलब होता है फेलियर ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू टू डेवलप और फंक्शन नॉर्मली। ठीक है, तो अप्लेसिया का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गन या टिश्यू का जो है वो नॉर्मली डेवलप होकर फंक्शन करना, यानी कि कोई भी ऑर्गन या टिश्यू नॉर्मली डेवलप नहीं होगा और वो नॉर्मली फंक्शन नहीं करेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? अप्लेसिया बोलते हैं। ठीक है, और हाइपोप्लेसिया, तो हाइपो का मतलब क्या होता है? ये भी इसका सिमिलर ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका मतलब होता है अंडर डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू। या फिर क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू लेजर देन देन देयर नॉर्मल साइज, उसकी खुद की जो नॉर्मल साइज जो होती है उससे भी उसका कम डेवलपमेंट होना। ठीक है, जैसे आपने एक सी लिम बेबी के बारे में सुना होगा, सी लिम बेबी, ऐसा बच्चा जो कि डेवलप तो हुआ है, ठीक है, बट उसके हाथ बहुत छोटे छोटे रह गए, पैर बहुत छोटे छोटे रह गए, यानी कछुए की तरह हाथ पैर रह गए। ठीक है, जिसको अपन सी लिम बेबी बोलते हैं, हाथ पैर जो है वो एकदम छोटे छोटे कछुए की तरह। तो उसके दोनों जो ऑर्गन है वो क्या हुआ है? डेवलप तो हुए, दोनों ऑर्गन क्या हुए? डेवलप तो हुए, बट वो क्या हुआ है? अंडर डेवलप हुए। क्या होता है? अंडर डेवलपमेंट। तो उसको अपन हाइपोप्लेसिया बोलते हैं। जबकि अप्लेसिया क्या होता है? फेलियर हो जाना, यानी कि वो डेवलप ही नहीं हुआ है। जैसे एक होता है अप्लास्टिक एनीमिया, इसका एक एग्जाम्पल होता है अप्लास्टिक अनेमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, ये इसका एग्जांपल होता है। तो अपन वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं, चारों को समझ लिया। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल का बढ़ना किसी टिश्यू के अंदर क्या कहलाता है? नंबर ऑफ सेल का बढ़ना। तो नंबर ऑफ सेल इन ए टिश्यू इज कॉल्ड एज हाइपरप्लेसिया। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? हाइपरप्लेसिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है वो पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, what is the widely used and most reliable accurate, रिलायबल भी बोल रहा है, एक्यूरेट भी बोल रहा है, ठीक है, मेथड टू कंफर्म द पोजीशन ऑफ द एनजी ट्यूब आफ्टर द इंसर्शन। यानी कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो होती है, एनजी ट्यूब मतलब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को जो है वो इंसर्ट करने के बाद जो है मोस्ट वाइडली सबसे ज़्यादा यूज होने वाला रिलायबल और एक्यूरेट जो है वो मेथड कौन सा होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है बाय डिपिंग टिप ऑफ द ट्यूब इन द बोल ऑफ द बैटर। यानी कि जो एनजी ट्यूब जो होती है, ठीक है, ये एनजी ट्यूब है, ये एनजी ट्यूब है, इसका जो टिप होता है, ठीक है, टिप टिप जो होता है ना, ठीक है, मतलब टिप का मतलब होता है कि बाहर वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, ट्यूब का जो बाहर वाला जो हिस्सा रहता है, जो बाहर रहता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसको किसी जो है पानी से भरे जो कटोरा होता है उसके अंदर डुबाओ, ठीक है, और उससे चेक करो, ठीक है, उससे चेक करो। पहला ये कह रहा है। दूसरा ये कह रहा है पुशिंग सम एयर एंड ऑस्कल्टिंग, यानी कि आपको क्या करना है, बाहर से एक सिरिंज लेनी है, उस सिरिंज में एयर भरनी है और एयर भर के क्या करनी है आपको? पुश करनी है, और पुश करके आपको क्या करना है, जो स्टेथोस्कोप होता है उसको स्टोमक पे रख के ऑस्कल्टेट करना है कि आपको साउंड सुनाई दे रहे या नहीं दे रहे। तीसरा कह रहा है कि आप एक्सरे करके देख लो, और चौथा कह रहा है नन ऑफ दिस, चौथा कह रहा है नन ऑफ दिस। तो चौथा तो यही काट दो,
चौथा तो यहीं कट गया क्योंकि 3 में से कोई तो होगा। ठीक है, अब देखो पहले पे आता है बाय डिपिंग टिप ऑफ द ट्यूब इन द बोल ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये वाले जनरल मेथड थ्योरी के अंदर आते हैं, अपने से करते हैं, बट ये जो मेथड है वो आप यूज़ कर सकते हैं, बट रिलायबल और एक्यूरेट मेथड बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपने टिप ऑफ द ट्यूब डाल तो दिया, बट हो सकता है कि वो लंग्स के अंदर गई हो। अब लंग्स के अंदर गई है तो क्या हो गए, यहाँ पे बुलबुले ही बनेंगे। लंग्स के अंदर जाएगी तो क्या हो गए, बुलबुले ही बनेंगे। और कभी कभी वो प्रॉपर नहीं जाती जीआईटी में, या जीआईटी से भी कभी कभी दिक्कत होती, तो यहाँ पे बुलबुले बनेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कुछ जो है उसमें प्रॉपर एक्यूरेट रीडिंग ले ही नहीं पाओगे, तो ये तो हो गया गलत। दूसरा पुशिंग सम एयर एंड ऑस्कल्टिंग, तो ये भी नहीं होगा क्लियर, इससे भी कोई कंफर्मेशन नहीं आएगा आपको, इससे भी कोई कंफर्मेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो अब तीसरा ऑप्शन अपने पास बचता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि आप एक काम करो, एक्सरे करवा के देख लो, तो बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, तो दो चीज़ें बताता हूँ, यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहा है आपका। पहला हो गया एनजी ट्यूब एंड ईटी एंडो ट्रेकियल ट्यूब, दोनों का ही जो कंफर्मेशन और मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है, कौन सा मेथड, कंफर्मेशन एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड जो होता है वो कौन सा होता है, एक्सरे होता है। कौन सा होता है, एक्सरे होता है। कौन सा होता है, एक्सरे होता है। आप दोनों में ही जो है एक्सरे निकलवा लो, एक्सरे निकलवाओगे तो आपको ट्यूब की जो है वो एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो पता चल जाएगी। ठीक है, किस किस में, ईटी ट्यूब में और एनजी ट्यूब में, दोनों में ही। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया। यहाँ से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर आ जाते हैं, यहाँ से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। एक और इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल, एक और इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल। ठीक है, कि एनजी ट्यूब की इंसर्शन पोजीशन कौन सी होती है, एनजी ट्यूब को इंसर्ट करने की पोजीशन कौन सी होती है, इंसर्शन की। ठीक है, तो एनजी ट्यूब की जो इंसर्शन की जो पोजीशन होती है वो पहला होता है हाई फोलर। कौन सी होती है, हाई फोलर पोजीशन। ठीक है, या दूसरा कौन सा बोलेंगे, ठीक है, हाई फोलर, या कौन सी होगी, सिटिंग विथ हेड टिल्ट फॉरवर्ड, हेड टिल्ट फॉरवर्ड, यानी कि या तो हाई फॉलर में बिठाओ। ठीक है, हाई फॉलर मतलब ये 90 डिग्री वाला, ये वाला पोस्चर, ये पेशेंट बैठा है ऐसे, ये पेशेंट बैठा है 90 डिग्री में, ऐसे बिठाओ। या सिटिंग विथ हेड टिल्ट फॉरवर्ड, हेड को आगे झुका के रखना है, सिटिंग विथ हेड टिल्ट फॉरवर्ड, ये इंसर्शन की पोजीशन होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, जब एनजी ट्यूब इंसर्ट करोगे आप, ठीक है, तो एडवाइस क्या करोगे, पेशेंट को क्या एडवाइस करना है। ठीक है, जब एनजी ट्यूब इंसर्ट करोगे तो पेशेंट को क्या एडवाइस करना है, एडवाइस क्या देनी है। ठीक है, तो स्वालो, क्या करेंगे पेशेंट, स्वालो द ट्यूब, swallow the tube with sip of water, with sip of वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एडवाइस क्या करना है एनजी ट्यूब इंसर्शन के टाइम, एनजी ट्यूब कब, इंसर्शन के टाइम जो है वो पेशेंट को क्या एडवाइस करना है, इंसर्शन जब आप इंसर्ट कर रहे हो तो पेशेंट को क्या एडवाइस करनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पेशेंट को बोलना है कि आपको ट्यूब को क्या करना है, स्वालो करना है, निगलना है, विथ सिप ऑफ वाटर, यानी कि उसको एक थोड़े से ग्लास के अंदर पानी भर के दो और उसको बोलो कि एक एक सिप के साथ जो है उस ट्यूब को क्या करें, धीरे धीरे स्वालो करें। ये तो हो गया इंसर्शन की एडवाइस। ठीक है, ये तो हो गया इंसर्शन की एडवाइस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ये तो हो गया इंसर्शन की, नेक्स्ट है एक्सर्शन, नेक्स्ट है एक्सर्शन। ठीक है, या जब ट्यूब रिमूव कर रहे हैं, या ट्यूब रिमूवल, जब एनजी ट्यूब को रिमूव किया जाता है तब आप क्या एडवाइस दोगे, तब सेम चीज़ आप एडवाइस क्या दोगे पेशेंट को, क्या एडवाइस देनी है। ठीक है, जब आप ट्यूब निकालने जा रहे हो, जब आप ट्यूब में निकाली नहीं है, जब आप निकालने जा रहे हो तब आप क्या एडवाइस करोगे, तो पेशेंट को क्या बोलना है। ठीक है, आपको उस टाइम पेशेंट को बोलना है आस्क द क्लाइंट, आस्क द, आस्क द क्लाइंट, क्लाइंट मतलब पेशेंट, पेशेंट को कहना है डीप ब्रीथ करो, क्या करना है, डीप ब्रीथ करो, और क्या करो, होल्ड करो। ठीक है, एंड बियर डाउन, एंड
बियर डाउन। एकदम डीप ब्रीथ करनी है आपको, क्या करनी है, एकदम डीप ब्रीथ करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीप ब्रीथ करो, देन उसको होल्ड करो, देन बियर डाउन करो, ठीक है। तो ये एडवाइस है इंसर्शन और एक्सर्शन के टाइम। फिर एक और इंपॉर्टेंट सवाल, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अपन पढ़ते जाएंगे, ठीक है। फिर एक और इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। फिर एक और इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, और इंपॉर्टेंट सवाल, और इंपॉर्टेंट सवाल क्या होगा, ठीक है। एनजी ट्यूब का मेजरमेंट क्या होगा, मेजर कैसे करेंगे एनजी ट्यूब मेजरमेंट, एनजी ट्यूब का मेजरमेंट आपको कैसे लेना है, ठीक है। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का आपको मेजरमेंट कैसे लेना है, ठीक है। तो एनजी ट्यूब के मेजरमेंट के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। तो फ्रॉम, कहाँ से लेना, फ्रॉम टिप ऑफ नोज टू, टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज से लेना, फ्रॉम टिप ऑफ नोज टू टर्गस ऑफ ईयर, टर्गस ऑफ ईयर। अभी बताऊंगा कौन सा पार्ट, ये किसी का कान है, ये किसी का कान है, ठीक है। यहाँ पे एक उभरी हुई स्ट्रक्चर होती है, ये नॉर्मली किसी का कान है, ठीक है। यहाँ एक उभरी हुई स्ट्रक्चर जो होती है इसको अपन बोलते हैं टर्गस ऑफ ईयर, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे टर्गस ऑफ ईयर। फ्रॉम टिप ऑफ द नोज टू टर्गस ऑफ ईयर, टर्गस ऑफ ईयर टू टर्गस ऑफ ईयर, टर्गस ऑफ ईयर टू जिफॉइड प्रोसेस, टू जिफॉइड प्रोसेस। जिफॉइड प्रोसेस क्या होती है वो भी सुन लो। जिफॉइड प्रोसेस होती है जो मीडिया जो होता है आपका, ये मीडिया, ठीक है। मीडिया जो बोन होती है, जो आपकी चेस्ट में जो होती है ना, बीचों बीच जो बोन होती है मीडिया, उसका जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है इसको अपन बोलते हैं जिफॉइड प्रोसेस। इसका जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है, ये रिप्स जो होती है आपकी इधर जुड़ी हुई, ये सारी आपकी रिप्स होती है। ये जो मीडिया जो बोन होती है, ठीक है, कार्टिलेजियस जो बोन होती है, इसका जो सबसे जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, जिफॉइड प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जिफॉइड प्रोसेस। तो फ्रॉम टिप ऑफ द नोज टू टर्गस ऑफ द ईयर, टर्गस ऑफ द ईयर टू द जिफॉइड प्रोसेस, ये जो है एनजी ट्यूब इंसर्शन का मेजरमेंट होता है। एनजी ट्यूब इंसर्ट करने से पहले उसका मेजरमेंट होता है, ऐसे उसको मेजर किया जाता है, ठीक है। फिर फीडिंग, नेक्स्ट और क्वेश्चन लो, एक क्वेश्चन और, ठीक है। फीडिंग कौन सी पोजीशन के अंदर देनी है, एनजी ट्यूब की फीडिंग कौन सी पोजीशन के अंदर देनी है, फीडिंग की क्या पोजीशन रहेगी, ठीक है। तो फीडिंग की पोजीशन जो रहेगी वो रहेगी सेमी फोलर। कौन सी रहेगी, सेमी फोलर। सेमी फोलर पोजीशन के अंदर फीडिंग देनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी, सेमी फोलर पोजीशन के अंदर फीडिंग देनी है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। चलो एक दो क्वेश्चन और यहाँ बताता हूँ, एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ बताता हूँ। एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ और देखिए, ठीक है। ठीक है, फीडिंग वगैरह हो गया। अब बताता हूँ, ठीक है। टोटल जो है वो एनजी ट्यूब की जो है वो लेंथ कितनी होती है, टोटल एनजी ट्यूब की लेंथ कितनी होती है, तो होती है 105 सेंटीमीटर। कितनी रहेगी, 105 सेंटीमीटर। कितनी रहती है, नॉर्मली 105 सेंटीमीटर रहती है, ठीक है। जिसमें आपको क्या करनी है, 60 सेंटीमीटर आपको क्या करनी है, इंसर्ट करनी है। कितनी इंसर्ट करनी है, 60 सेंटीमीटर इंसर्ट करनी है। और रिमेनिंग जो है वो 45 सेंटीमीटर आपको क्या करनी है, बाहर रखनी है। 45 सेंटीमीटर जो है वो क्या करनी है, आउटसाइड रखनी है, बाहर रखनी है। बाकी की 45 सेंटीमीटर जो है वो आपको क्या करनी है, बाहर रखनी है, ठीक है। तो आई होप ये जो है एनजी ट्यूब से रिगार्डिंग जितने भी आप इंपॉर्टेंट जो मैंने क्वेश्चन बताए वो सब आपके माइंड में याद रहेंगे। और सारे जो है वो एक से एक क्या है, सब सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सारे ही क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप ये पांचवा क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। इसका राइट आंसर क्या था, सी था, एक्सरे। राइट कौन सा था, सी, एक्सरे था। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा आपका छठा क्वेश्चन, नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ रिटेंड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स। अगर प्लेसेंटा के जो फ्रेगमेंट है, प्लेसेंटा के जो फ्रेगमेंट है वो रिटेन रह जाते हैं, यानी कि यूट्रस के अंदर रह जाते हैं, जब आपकी जो है थर्ड स्टेज जो है वो लेबर की कंप्लीट हो जाती है। थर्ड स्टेज क्या होती है, ठीक है, फ्रॉम डिलीवरी ऑफ द फिटस टू द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, ठीक है, डिलीवरी ऑफ द फिटस टू डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा,
ठीक है। तो जब प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद अगर प्लेसेंटा के कुछ फ्रेगमेंट अंदर रह जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा जो है वो मेजर कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा? मोस्ट कॉमन मेजर कॉम्प्लिकेशन जो है रिटेन्ड पार्ट ऑफ प्लेसेंटल फ्रेगमेंट से क्या हो सकता है? ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, सुनिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि क्या प्योरपेरियल इन्फेक्शन होगा। ऑप्शन बी कह रहा है क्या पोस्टपार्टम डिप्रेशन होगा। ऑप्शन सी कह रहा है क्या पोस्टपार्टम हेमरेज होगा। और ऑप्शन डी कह रहा है पोस्टपार्टम सब इन्वॉल्यूशन होगा। ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं, सारे ऑप्शन पढ़ते हैं। ठीक है। तो देखिए, जो पहला ऑप्शन है अपना कि क्या प्योर पेरियल इन्फेक्शन होगा, तो क्या होता है प्योर पेरियल इन्फेक्शन? तो प्योर पेरियल इन्फेक्शन का को अपन जो है वो पोस्ट पार्टम इन्फेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, मोस्ट कॉमन मेजर कॉम्प्लिकेशन तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि सारी लेडीज़ के अंदर तो है, सारी लेडीज़ के अंदर तो प्लेसेंटा के फ्रेगमेंट रहेगी नहीं, और सारे अगर रहेंगे तो उसकी वजह से प्योर फेरियल इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादातर नहीं होता है, क्योंकि वो प्योर फेरियल इन्फेक्शन के पीछे के कॉज कुछ अदर होते हैं। उसके पीछे के कॉज हो सकते हैं, जैसे जो है डिलीवरी के बाद जो है वो हाइजीन मेंटेन नहीं हुई है। ठीक है। या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, तो प्योर पेरियल इन्फेक्शन तो नहीं जाएगा। ठीक है। तो प्योर पेरियल इन्फेक्शन तो नहीं जाएगा। ठीक है। सेकंड कह रहा है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन तो पूरी अलग चीज़ होती है ना। पोस्टपार्टम डिप्रेशन किस वजह से होता है? ठीक है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के तो अलग कॉज होते हैं, कि एक माँ ने जो है एक बच्चे को जन्म दिया है, तो जन्म देने से क्या होगा? जन्म देने से जो है न्यू पेरेंटहुड, उसको न्यू पेरेंटहुड में जाएगी, न्यू पेरेंटहुड में वो जाएगी। ठीक है। प्लस उसके अंदर मेजर जो है, उसके अंदर क्या हो गए? मेजर हार्मोनल चेंजेस हो गए, मेजर हार्मोनल चेंजेस हो गए। ठीक है। तो उन सब की वजह से मेजर हार्मोनल चेंजेस हो गए। अभी अभी नई नई वो पेरेंटहुड में गई है। ठीक है। वो एक सर्जिकल प्रोसीजर से अभी निकल के आई है, या मान लो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी भी हुई है तो एक पेनफुल प्रोसेस से निकल के आई है, तो उसकी वजह से क्या होगी? बहुत सारे उसके अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, और उसी साइकोलॉजिकल चेंजेस की वजह से जो है मदर थोड़ी डिप्रेसिव देखने को मिलती है, थोड़े बहुत उसमें डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं, और उसी चीज़ को अपन पोस्टपार्टम ब्लूज या पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। तो ये तो नहीं होगा ना, ये तो मोस्ट कॉमन मेजर कॉम्प्लिकेशन, ये रिटेन फ्रेगमेंट ऑफ प्लेसेंटा से तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट कह रहा है पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है। तो इस पे आते हैं। तो पोस्टपार्टम हेमरेज तो देखिए, ठीक है, एक बार पोस्टपार्टम सब इन्वॉल्यूशन पे आ जाता है। ठीक है। पोस्टपार्टम इस पे आ जाता है, एक बार डी पे आ जाता है। ठीक है। तो डी कह रहा है पोस्टपार्टम सब इन्वॉल्यूशन। तो सब इन्वॉल्यूशन का मतलब होता है, ठीक है, इन्वॉल्यूशन का मतलब होता है कि यूट्रस का जो है, यूट्रस का जो है वो वापस किस में जाना? प्री प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर जाना। यूट्रस का जो है वापस प्री प्रेग्नेंट, यानी कि जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट हुई थी तो उससे पहले की स्टेज के अंदर जाना क्या कहलाता है? उसको अपन बोलते हैं इन्वॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन किसी रीजन से जो है वो यूट्रस अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर नहीं जा पाता, तो वहां पे क्या जुड़ जाता है? सब इन्वॉल्यूशन जुड़ जाता है। तो पोस्टमार्टम सब इन्वॉल्यूशन का मतलब देखो, अब अगर प्लेसेंटा के फ्रेगमेंट अगर यूट्रस में रहेंगे तो सीधी सी बात है यूट्रस पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, और यूट्रस अगर पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो पोस्टपार्टम सब इन्वॉल्यूशन तो होगा, पोस्टपार्टम सब इन्वोल्यूशन तो होगा, लेकिन वो मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? अटोनिसिटी हो सकता है। ठीक है। या फिर जो है कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या और भी बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। तो पोस्टपार्टम सब इन्वोल्यूशन तो जो है रिटेन मोस्ट मेजर कॉम्प्लिकेशन रिटेन फ्रेगमेंट ऑफ प्लेसेंटा की वजह से जो है वो नहीं हो सकता। तो पोस्टपार्टम हेमरेज जरूर हो सकता है, क्योंकि अगर प्लेसेंटा के फ्रेगमेंट रहेंगे, ठीक है, तो मोस्टली सब इन्वॉल्यूशन होगा, या वो फ्रेगमेंट रहेंगे तो उससे यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो यूट्रस में सीवियर ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, और सीवियर ब्लीडिंग को ही तो अपन क्या कहते हैं? जो है प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद जो है अगर सीवियर ब्लीडिंग होती है, तो जो कि मोस्टली अपन मानते हैं कि 500 ml से ज़्यादा होती है। ठीक है। जो कि अपन मोस्टली मानते हैं ऐसा, कि अगर वो ब्लीडिंग जो है वो 500 ml से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं कि उसी को अपन क्या बोलते हैं? पीपीएच बोलते हैं, पोस्टमार्टम हेमरेज बोलते हैं। ठीक है। तो मेजर मोस्ट मेजर कॉम्प्लिकेशन जो है रिटेन फ्रेगमेंट ऑफ प्लेसेंटा के क्या होता है? पोस्टमार्टम हेमरेज होता है। अब जो एक बार अपन पीपीएच पे आ जाते हैं, अब एक बार अपन पीपीएच पे आ जाते हैं कि पीपीएच क्या होता है। ठीक है। पीपीएच क्या होता है? ठीक है। तो पीपीएच जो होता है वो एक कॉम्प्लिकेशन है। क्या है?
कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। पीपीएच जो होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता है, ठीक है। जिसकी अगर डेफिनेशन की बात करूं तो मेनली जो है ब्लड लॉस, ठीक है, ब्लड लॉस मोर देन 500 ml। अगर जो है डिलीवरी के बाद जो है नॉर्मली जो है बच्चे की प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद अगर ब्लड लॉस जो है वो 500 ml से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, अगले 24 घंटे के अंदर जो है वो 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए या 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, पीपीएच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीपीएच, पोस्टमार्टम हेमरेज बोलते हैं, ठीक है। पीपीएच जो है नेक्स्ट, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही बताते जाऊंगा, ठीक है। देखो, पीपीएच इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एमएमआर। एमएमआर का मतलब होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। मातृ मृत्यु दर का जो है सबसे मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो क्या होता है, पीपीएच होता है। कौन सा होता है, पीपीएच होता है, ठीक है। क्या होता है, पीपीएच, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच। पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, ठीक है, तो होगा अटोनिक यूट्रस। क्या होता है, अटोनिक यूट्रस। पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है, अटोनिक यूट्रस होता है। 80% केसेस के अंदर कौन सा होता है, अटोनिक यूट्रस होता है। अटोनिक यूट्रस का मतलब क्या होता है कि डिलीवरी के बाद, जब प्लेसेंटा की डिलीवरी हो गई तो डिलीवरी के बाद जो है वो यूट्रस क्या हो जाएगा, सॉफ्ट एंड बोगी हो जाएगा। सॉफ्ट एंड बोगी, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और बोगी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएंगे किसी टाइप के। तो अगर डिलीवरी की प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद अगर यूट्रस के अंदर किसी टाइप का कोई कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं आएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं आने की वजह से जो है जो ब्लीडिंग जो हो रही थी वो ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहेगी, और अगर कंटिन्यू ब्लीडिंग होगी तो उसी को तो अपन पीपीएच बोलते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द पीपीएच कौन सा होता है, अटोनिक यूट्रस होता है, ठीक है। और अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया उसमें देखिए, मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ रिटेन प्लेसेंटल फ्रेगमेंट। तो अगर प्लेसेंटा के फ्रेगमेंट भी रह जाते हैं, ठीक है, तो पहला तो होगा अटोनिक यूट्रस, और दूसरा जो जाएगा, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच। पीपीएच का सेकंड जो मोस्ट कॉमन कॉज आएगा वो रहेगा रिटेन्ड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट। रिटेन्ड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट। अगर यहाँ पे जो है अटोनिक यूट्रस आया होता तो वो जाता, बट नहीं, सॉरी, यहाँ तो क्वेश्चन ही अलग था ना, इसीलिए अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा और उसमें दोनों ही ऑप्शन दिए जाएंगे तो पहले अटोनिक यूट्रस को दिया जाएगी प्रायोरिटी, देन कौन सी दी जाएगी, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज हो जाएगा, और ये सेकंड है, ये फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज है, ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द पीपीएच जो होता है वो कौन सा होता है, रिटेन्ड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट होता है, ठीक है, रिटेन्ड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट होता है, ठीक है। अगर किसी के अंदर जो है पीपीएच की कंडीशन हुई है, पीपीएच की कंडीशन हुई है, तो फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, फर्स्ट नर्सिंग एक्शन आफ्टर कब, ठीक है, आफ्टर कब, एग्जामिन और फाइंडिंग ऑफ सॉफ्ट या फिर रिलैक्स अटोनिक सॉफ्ट एग्जामिन और फाइंडिंग ऑफ द सॉफ्ट रिलैक्स अटोनिक बोगी यूट्रस। अगर आपने जो है पीपीएच हुआ है किसी को, और फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, कब, जब आपने जो है यूट्रस को एग्जामिन किया है, एग्जामिन और फाइंडिंग ऑफ द सॉफ्ट रिलैक्स और अटोनिक बोगी यूट्रस अगर आपने फर्स्ट टाइम फाइंड किया, देन आपका फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, ठीक है। तो मसाज करना, आपको क्या करना, मसाज करना यूट्रस को, क्या करना, मसाज द यूट्रस को आपको क्या करनी है, मसाज करनी है। सबसे पहले आपको क्या करनी है, मसाज करनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले आपको क्या करनी है, यूट्रस को क्या करनी है, अच्छे से मसाज करनी है, अच्छे से क्या करनी है, मसाज करनी है, ठीक है, अच्छे से यूट्रस को क्या करनी है, मसाज करनी है, ठीक है। तो आई होप ये जो है मैंने पीपीएच से रिगार्डिंग कुछ जो है
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, तो ये आप अच्छे से जो है इनको भी देख लेना एक बार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉलोइंग। नेक्स्ट ये कौन सा 8वां क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से, 7 क्वेश्चन हो गए थे, नहीं सॉरी ये 7वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन है। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ द ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन एक्सेप्ट, यानी कि कौन कौन से जो है फॉलोइंग आर द कंपोनेंट, इनमें से कौन कौन से जो है वो कंपोनेंट है ऑफ ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, ORS, इसमें से कौन कौन से जो है वो ORS के कंपोनेंट है। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ के। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, छोड़ के। इसमें से मतलब ये जो ऑप्शन दिए हुए उसमें से एक नहीं होगा, बाकी सारे हो गए। ठीक है, तो अपन को जो है इसमें से एक्सेप्ट बताना है। तो पहला देखो, इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है क्या वो पोटेशियम क्लोराइड होता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है क्या पोटेशियम सिट्रेट होता है। तीसरा कह रहा है क्या सोडियम क्लोराइड होता है और सोडियम सिट्रेट होता है। ठीक है, तो एक बार जो है अपन ORS को अच्छे से समझते हैं, एक बार जो है वो ORS को अच्छे से समझते हैं, फिर आते हैं इस पर। ठीक है, तो देखो ORS की फुल फॉर्म जो क्या होती है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये कहाँ यूज़ किया जाता है, टू रिप्लेस द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ठीक है, डायरिया की कंडीशन के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं अपन कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन की बात करते हैं इसका, सबसे पहले अपन बात करते हैं कंपोजिशन की। ठीक है, बात करते हैं अपन कंपोजिशन की। ठीक है, तो देखो नॉर्मल जो है ORS का जो पाउच होता है, ठीक है, ORS का जो पाउच होता है, पाउच पाउच नहीं पाउच, ठीक है, ये जो राजस्थानी आ जाती बीच बीच में मारवाड़ी। ठीक है, तो ORS का जो पाउच होता है, ठीक है, वो नॉर्मली होता है 20.5 ग्राम का होता है। कितने का होता है, 20.5 ग्राम का होता है। कितना होता है, 20.5 ग्राम का। अब उस 20.5 ग्राम के अंदर कौन कौन से कंटेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है आपका NaCl, नमक, NaCl जिसको अपन बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। फिर होगा सोडियम सिट्रेट, फिर होगा सोडियम सिट्रेट, फिर होता है KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, और फिर होगा ग्लूकोज। फिर क्या होता है, ग्लूकोज भी होता है भाई, मीठा भी तो होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल पानी पी रहे हो वो पानी मीठा भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सोडियम क्लोराइड जो होता है वो उसमें होता है 2.6 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। ठीक है, सोडियम सिट्रेट होता है 2.9 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड होता है 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। ठीक है, और ग्लूकोज सबसे ज़्यादा होता है भाई, मीठा सबसे ज़्यादा होता है, 13.5 ग्राम होगा, ये 13 ग्राम नहीं होता, 13.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। ठीक है, तो एक बार वापस देखते हैं क्या क्या होगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड और ग्लूकोज। ठीक है, यानी कि देखो सोडियम के दो कंटेंट है, सोडियम क्लोराइड भी है और सोडियम सिट्रेट भी है। ठीक है, फिर पोटेशियम क्लोराइड भी है। ठीक है, और ग्लूकोज है, एक 2.6 ग्राम सोडियम क्लोराइड। ठीक है, फिर सोडियम सिट्रेट थोड़ा उससे ज़्यादा, ठीक है, 2.9 ग्राम। फिर पोटेशियम क्लोराइड को थोड़ा कम लिया 1.5 ग्राम, और ग्लूकोज सबसे ज़्यादा 13.5 ग्राम, जोड़ोगे तो आ जाएगा 20.5 ग्राम। ठीक है, तो इतना कंप्लीट हुआ। इतना कंप्लीट होने के बाद एक बार ऊपर आ जाओ। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर देते हैं, फिर वापस अपन ORS के नीचे जाएंगे। ठीक है, अभी ORS वाला वापस उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखो ये बोल रहा है कि क्या नहीं होता है, बाकी सारे होते हैं क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले बोल रहा है पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl अभी तो पढ़ा KCl होता है। ठीक है, फिर नीचे से सोडियम सिट्रेट। ठीक है, सोडियम सिट्रेट Na ऐसे लिखा था, Na सिट्रेट, अभी तो पढ़ा है, Na सिट्रेट होता है। ठीक है, सोडियम सिट्रेट होता है ना, अभी तो पढ़ा अपन ने, सोडियम सिट्रेट होता है। ठीक है, जो कि लगभग 2.9 ग्राम पर लीटर था। ठीक है, KCl भी अभी अपन ने पढ़ा है। ठीक है, जो कि लगभग 1.5 ग्राम के समथिंग था। ठीक है, ये 1.5 ग्राम, ये 2.9 ग्राम आ गया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड ये भी होता है। ठीक है, 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से सोडियम क्लोराइड भी होता है, सोडियम सिट्रेट भी होता है, लेकिन पोटेशियम सिट्रेट नहीं होता है। पोटेशियम सिट्रेट नहीं होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड होता है और सोडियम सिट्रेट होता है। तो क्या नहीं होता, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ के, तो पोटेशियम क्लोराइड नहीं होता है। ये अपना इधर जो है वो राइट आंसर हो गया, बाकी सारे क्या है
ये सारे क्या मतलब ये सारे गलत आंसर, ये अपना एकदम राइट आंसर, ये नहीं होता है। ठीक है, तो सी इज राइट ऑप्शन, सी अपना क्या आ गया यहाँ पे, राइट ऑप्शन आ गया। अब वापस इस पे आते हैं। ठीक है, तो देखो 20.5 ग्राम का एक पाउच होता है जिसमें ये 4 मोस्ट कंटेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्मोलैरिटी की। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी, तो ऑस्मोलैरिटी जो होती है ओआरएस के पाउच की, ठीक है, वो 1 लीटर जो है, आप जो 1 लीटर जो पानी के अंदर जो है ओआरएस जब घोलते हो तो उसकी ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो होती है 250 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 245 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 245 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओआरएस शुड बी यूज within 24 hours आफ्टर प्रिपरेशन, यानी कि एक बार बनाने के बाद जो है ओआरएस को जो है अगले 24 घंटे के अंदर जो वो यूज़ करना होता है। ओआरएस शुड बी यूज विथ इन 24 आवर आफ्टर प्रिपरेशन। ठीक है, यानी कि जब एक बार बना दिया तो उसके उस पूरे अमाउंट को जो है आपको नेक्स्ट 24 घंटे के अंदर जो है वो क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। ठीक है, तो ये ओआरएस से रिगार्डिंग जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो पीडियाट्रिक्स के, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो पीडियाट्रिक्स है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज अनदर नेम ऑफ द क्रोनिक कंजेनाइटल अगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। ठीक है, ये कह रहा है कि दूसरा नाम क्या होता है, अनदर नेम ऑफ द क्रोनिक कंजेनाइटल अगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन, इसका दूसरा नाम क्या होता है। तो क्या उसका दूसरा नाम सीलियक डिजीज होता है, क्या इंटूससेप्शन होता है, क्या पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है, क्या या हीट स्प्रिंग डिजीज होता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे जो है ये तीनों ही जो है हाँ सॉरी ये जो चारों ही जो है वो पीडियाट्रिक्स की जो है वो जीआईटी सिस्टम के डिसऑर्डर हैं। ठीक है, चारों ही जो है वो पीडियाट्रिक्स के जीआईटी सिस्टम के डिसऑर्डर है। ठीक है, जिसमें जो जो है एक नर्व के एब्सेंट की वजह से जो है वो नॉर्मली जो है कोलोन जो होती है वो क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं मेगा कोलोन भी बोलते हैं, अगैंग्लियोनिक मेगा कोलोन भी बोलते हैं, या इसी को अपन जो है हिट स्प्रंग डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा, हिट स्प्रंग डिजीज होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन कौन सा होगा, हिट स्प्रंग डिजीज होगा। ठीक है, पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है वो जो है नॉर्मली जो है आपका पाइलोरिक जो पाइलोरिक वॉल और जो पाइलोरिक एरिया आता है, ठीक है, ये आपका स्टोमक होता है, ये मैं बात करूँ ये स्टोमक होता है। ठीक है, अब यहाँ से ड्यूडेनम का जो पार्ट होता है ये पाइलोरस पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पाइलोरिक जो है वॉल होता है। ठीक है, तो उससे रिगार्डिंग जो है वहाँ की जो नैरोविंग होती है उसको अपन बोलते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, पाइलोरिक स्टेनोसिस ये भी जो है वो मोस्टली पीडियाट्रिक बच्चों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है इंटू ससेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आती है इंटू ससेप्शन। तो इंटू ससेप्शन को जो है वो दूसरा नाम, इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है टेलीस्कोपिंग ऑफ मेगाकोलोन। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं और इस नाम से जानते हैं, टेलीस्कोपिंग ऑफ मेगाकोलोन, या इसको अपन बोलते हैं टेलीस्कोपिंग डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, टेलीस्कोपिंग डिजीज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपकी जो है नॉर्मली जो है इंटेस्टाइन जो होती है, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, एक पोर्शन जो है वो दूसरे पोर्शन के अंदर जो है वो घुस जाता है, एक पोर्शन जो है वो दूसरे पोर्शन के अंदर टेलीस्कोप हो जाता है, इस टाइप से। ये एक पोर्शन है, ये दूसरे पोर्शन के अंदर जो है इस टाइप से जो है वो टेलीस्कोप हो जाएगा, इसको अपन बोलते हैं टेलीस्कोपिंग। तो इसको अपन बोलते हैं इंटूससेप्शन। और सीलियक डिजीज के अंदर क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो है ग्लूटियन प्रोटीन जो होता है, ग्लूटियन प्रोटीन जो होता है उसको डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती है, उसको डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से उनमें क्या पाया जाता है, सीवियर डायरिया होता है। क्या होता है, सीवियर डायरिया पाया जाता है, जिसकी वजह से उनमें क्या पाया जाता है, सीवियर डायरिया पाया जाता है, उसको अपन सीलियक डिजीज कहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको और आगे चल के इनके क्वेश्चन आएंगे तो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अगैंग्लियो दूसरा नाम जो है क्रोनिक कंजेनाइटल अगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन का दूसरा नाम क्या होता है, हिट स्प्रंग डिजीज होता है। क्या होता है, हिट स्प्रंग डिजीज होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। ठीक है, आई थिंक ये 9th क्वेश्चन होगा। ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज नोन एज, ठीक है, नाक से ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज नोन एज। ठीक है, तो सब जानते हैं ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज नोन एज एपिस्टेक्सिस, उसको अपन क्या बोलते हैं, एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिस्टेक्सिस।
एपिस्टैक्सिस, ठीक है। अब नेक्स्ट है हेमेटेमेसिस, ठीक है। नेक्स्ट है हेमेटेमेसिस, फिर है हेमोप्टाइसिस और हिमेचूरिया। तो हेमेटेमेसिस क्या होता है, ठीक है, ब्लीडिंग फ्रॉम अपर जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। अपर जीआई ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होना, या इसको अदर वर्ड में क्या कर सकते हैं, ठीक है, ब्लीडिंग विथ वॉमिटिंग, वॉमिटिंग के साथ जो है वो ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग फॉर अपर जीआई ट्रैक या ब्लीडिंग विद द वॉमिटिंग, उसको अपन बोलते हैं हेमेटेमेसिस बोलते हैं। हिमोप्टाइसिस, हिमोप्टाइसिस का मतलब होता है, ठीक है, ब्लीडिंग विथ कफ, ठीक है, या ब्लीडिंग ड्यूरिंग कफिंग, जब कोई खांसता है तो उसके साथ जो है वो ब्लीडिंग होती है। और हिमेचूरिया का मतलब होता है, ठीक है, ब्लड इन यूरिन, यूरिन के अंदर ब्लड का आना, ठीक है। तो ये कब होगा, ठीक है, तो जब ब्लेडर की कोई डिजीज होगी या किडनी की कोई डिजीज होगी तब हिमेचूरिया होगा, ठीक है। हेमोप्टाइसिस कब होगा, जब लंग्स की कोई डिजीज है, जैसे सीओपीडी हो सकता है, सीओपीडी हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, ठीक है, तब हेमोप्टाइसिस होगा। हेमेटेमेसिस कब होगा, जब किसी को क्या है, GERD है, सीवियर GERD है, या किसी को क्या है, पेप्टिक अल्सर है, ठीक है, पेप्टिक अल्सर है जो कि आपके किस में, स्टोमक के अंदर होता है, ठीक है, या फिर किसी को जो है स्टोमक से रिलेटेड या फिर इसोफेगस से रिलेटेड किसी टाइप का कोई कैंसर है, ठीक है। तो एपिस्टैक्सिस तो हो गया, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज हो गया, ठीक है। इमेचूरिया, इमेचूरिया हो सकता है। इससे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ठीक है, कोका कोला कलर, कोका कोला कलर यूरिन सीन इन, कोका कोला कलर का जो है वो यूरिन कब देखने को मिलता है, कोका कोला कलर यूरिन सीन इन किस में देखने को मिलता है, कोका कोला कलर का जो है यूरिन कब देखने को मिलता है, तो कोका कोला कलर का जो यूरिन आता है, कोका कोला कलर का जो यूरिन आता है वो सीन इन कब देखने को मिलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर जो है वो कोका कोला कलर का यूरिन देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजुआ इज टर्म्ड एज, एन एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजुआ इज टर्म्ड एज, सो एन एब्सेंस ऑफ द स्पर्मेटोजुआ इज टर्म्ड एज, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजुआ का एब्सेंस होना क्या कहलाता है, ठीक है। तो पहला कह रहा है ये, पहला कह रहा है ओलिगोस्पर्मिया, क्या वो ओलिगोस्पर्मिया होता है, एस्थेनोजूस्पर्मिया, ठीक है, अजूस्पर्मिया और टेराटोजूस्पर्मिया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टर्म है, तो अपन जो है इन चारों टर्म को यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी टर्म जो है वो क्या क्या होती है। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है, ठीक है, कि व्हेन सीमन हैज फीवर देन 15 मिलियन स्पर्म पर ml, ठीक है। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है कि जब सीमन के अंदर जो है बहुत कम स्पर्म होते हैं, कितने, 15 मिलियन से कम स्पर्म होते हैं पर ml के अंदर जो है 15 मिलियन से कम जो है स्पर्म होते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एस्थेनोजूस्पर्मिया, नेक्स्ट कौन सा है, एस्थेनोजूस्पर्मिया, इट मीन्स, इट मीन्स, it means sperm has poor motility in semen, ठीक है। स्पर्म हैज पुअर मोटिलिटी इन सीमन, ठीक है। स्पर्म की जो है वो मोटिलिटी, यानी कि उसकी मोटिलिटी जो होती है, ठीक है, मूवमेंट करने की जो कैपेसिटी होती है सीमन के अंदर वो बहुत कम होती है, तो इट लीड्स टू द इनफर्टिलिटी, इट
लीड्स टू इनफर्टिलिटी, इट लीड्स टू इनफर्टिलिटी। ठीक है, इट लीड्स टू इनफर्टिलिटी कि स्पर्म हैज पुअर मोबिलिटी इन सीमन, इट लीड्स टू इनफर्टिलिटी। इसका मतलब क्या है, इट लीड्स टू द इनफर्टिलिटी, वो इनफर्टिलिटी से क्या करता है, लीड करता है। नेक्स्ट है अजूस्पर्मिया। अजूस्पर्मिया का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट है अजूस्पर्मिया। अजूस्पर्मिया का मतलब क्या होता है, ठीक है, अजूस्पर्मिया का मतलब क्या होता है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ स्पर्म, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म सेल इन सीमन। ठीक है, एब्सेंस होना, ठीक है, एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म सेल इन द सीमन। ठीक है, सीमन के अंदर जो है स्पर्म स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म सेल का क्या होना, एब्सेंट होना, क्या कहलाता है, अजूस्पर्मिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टेराटोजूस्पर्मिया। क्या होता है, टेराटोजूस्पर्मिया। तो इसका मतलब होता है, ठीक है, हाई नंबर ऑफ स्पर्म विथ हाई नंबर ऑफ स्पर्म। ठीक है, हाई नंबर ऑफ स्पर्म विथ abnormal शेप एंड साइज, यानी कि एबनॉर्मलिटी के साथ, जिनका फॉर्मेशन ही एबनॉर्मल हुआ। ठीक है, एबनॉर्मल शेप और साइज के साथ जो है वो हाई नंबर ऑफ स्पर्म का होना क्या कहलाता है, टेराटोजूस्पर्मिया कहलाता है। क्या कहलाएगा, टेराटोजूस्पर्मिया कहलाएगा। तो अपना क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, अपना क्वेश्चन था एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज टर्म्ड एज। तो स्पर्मेटोजोआ का जो है सीमन के अंदर जो एब्सेंट होना क्या कहलाता है, ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ द स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म सेल का एब्सेंट होना क्या कहलाता है सीमन के अंदर, अजूस्पर्मिया कहलाता है। क्या हो जाएगा, अजूस्पर्मिया हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है अपन लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये अपना लास्ट सवाल है 11वां। नेक्स्ट जो है वो लास्ट सवाल है अपना। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोवन इन द फॉलोइंग पिक्चर। इस पिक्चर में जो जो अपन को जो इमेज दी हुई है वो किस चीज़ की है, ठीक है, उसको अपन को देखना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि क्या ये ऑटोस्कोप है, ऑप्शन बी कह रहा है क्या ये आर्थ्रोस्कोप है, ऑप्शन सी कह रहा है क्या ये सिग्मोइडोस्कोप है, और ऑप्शन डी कह रहा है ऑप्थेल्मोस्कोप है। क्या ये ऑप्थेल्मोस्कोप, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो ये वाला जो स्कोप होता है, ये जो स्कोप होता है, इस टाइप के दो स्कोप आपको सिमिलर इस ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला होता है ऑटोस्कोप और दूसरा जाएगा ऑप्थेल्मोस्कोप। इन दोनों की स्ट्रक्चर जो है वो लगभग सेम होती है, बट कुछ एक डिफरेंस होता है जो मैं अभी समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये वाला जो स्कोप है वो कौन सा आपका ऑप्थेल्मोस्कोप है। कौन सा है, ऑप्थेल्मोस्कोप। कौन सा है, ऑप्थेल्मो, डी राइट आंसर है। कौन सा है, ये ऑप्थेल्मोस्कोप है आपका। कौन सा स्कोप है, ये ऑप्थेल्मोस्कोप है। ठीक है, ये ऑप्थेल्मोस्कोप है। अब बात करते हैं अपन बाकी स्कोप की। देखो, पहला ये वाला, ये होता है आपका आर्थ्रोस्कोप। कौन सा होता है, आर्थ्रोस्कोप। आर्थ्रोस्कोप है, ठीक है। जो नी सर्जरी जो होती है ना, नी सर्जरी, ठीक है, नी सर्जरी के अंदर जो है ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी कि मोस्टली ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर ये वाला यूज़ किया जाता है। ये वाला जो होता है ना, इसको अपन बोलते हैं सिग्मोइडोस्कोप। ये कौन सा होता है, सिग्मोइडोस्कोप बोलते हैं, जो कि सिग्मोइडोस्कोपी में यूज़ किया जाता है। कहाँ यूज़ होता है, सिग्मोइडोस्कोपी में ये वाला यूज़ होता है। और ये वाला, इसको अपन बोलते हैं ऑटोस्कोप। क्या बोलते हैं, ऑटोस्कोप बोलते हैं, जो कि जो है ईयर के जो है ईयर विजुअलाइजेशन में, ईयर के विजुअलाइजेशन के अंदर जो है ये वाला यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ऑप्थेल्मोस्कोप जो है ये कहाँ यूज़ होता है, आई के अंदर। कहाँ यूज़ होता है, आई के अंदर यूज़ होता है। जो भी आपकी जो आई से रिगार्डिंग जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए, ये सारा आपको अच्छे से समझ में आ गए होगा आई होप। तो ये जो नर्सिंग रिकॉल की जो सीरीज थी, जिसका आज अपन ने जो है फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें अपन ने जो है 11 क्वेश्चन जो है
वो डिस्कस किए, जो कि मैंने उन्हीं टॉपिक से सेलेक्ट किया जो कि नॉर्सेट या अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी हो, ठीक है, ये नर्सिंग रिकॉल का ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा हो, और आगे भी ऐसी जो है वो क्लासें आती रहेगी क्वेश्चन से रिगार्डिंग। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।